हे गाइस, भारती फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रतीक्षा देसाई। आज हम आपके जनरल नॉलेज को टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या संविधान के बारे में कितना जानते हैं। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उस 10 सेकेंड में ही आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपका जो भी स्कोर है वो आप मुझे कॉमेंट में लिख देना। तो चलिए देख लेते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कितना जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बार रिवाइव करना चाहती हूँ कि अगर आप कोल्हापुर से बिलोंग करते हैं तो अभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए पुणे मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोल्हापुर में ही हमने आपके लिए भारती फाउंडेशन की नींव रखी है। यहाँ पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि MPSC, बैंकिंग, PSI सभी की प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। फैबुलस एंड स्पेशियस क्लासरूम्स के साथ साथ यहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी बेस्ड नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है। ओवरऑल लर्निंग का एक अमेजिंग एक्सपीरियंस अभी आप कोल्हापुर में ही पा सकते हैं। कोल्हापुर कर अब देर किस बात की है, चलिए आज ही भारती फाउंडेशन में अपना एडमिशन फिक्स करते हैं। यहाँ पर आपको एड्रेस दिया गया है। हमारा एड्रेस है A वार्ड नियर 8 नंबर स्कूल, ओल्ड वाशीनाका रोड, शिवाजी पेट, कोल्हापुर। एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है 9175057465 या फिर 9766155566। तो इनमें से किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, प्लस एडमिशन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्यूज स्टार्ट करते हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको तो पता ही होगा हमारे यहाँ पर वोटिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो आपको ये बताना है कि हमारी वुमेन्स को या महिलाओं को वोटिंग का राइट इनमें से कौन से एक्ट के तहत प्रोवाइड किया गया था। तो आपके लिए ऑप्शन से A इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, B गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, C गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड D इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। क्या आता है इसका आंसर? इसका आंसर आता है B गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसके अनुसार हमारे महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया गया था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे लिए दूसरा क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग। फंडामेंटल राइट्स को हम मूलभूत अधिकार भी बोलते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट। तो इन्हीं फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है और इन चारों में से ट्रू या फिर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है वो आपको मुझे बताना है। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहला ऑप्शन है दे कैन नॉट बी सस्पेंडेड, उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। B दे कैन बी सस्पेंडेड बाय एन ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर के थ्रू उनको सस्पेंड किया जा सकता है। C दे मे बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की इच्छा के अनुसार उनको सस्पेंड किया जा सकता है। एंड D दे मे बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मतलब इमरजेंसी के समय में उनको सस्पेंड किया जा सकता है। चलिए अभी फटाफट से आंसर कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है D इमरजेंसी के समय में उनको सस्पेंड किया जा सकता है, किसी की इच्छा के अनुसार या फिर किसी के विल के अनुसार उनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आंसर क्या है? D, ठीक है। चलिए अभी हम हमारा तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता होगा हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो जैसा है वैसा अभी नहीं है, उसमें हमने हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग कई सारे चेंजेस किए हैं, राइट। हमने मतलब पार्लियामेंट के द्वारा वगैरह। यहाँ पर आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऐसा है जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। आपके लिए ऑप्शन है A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, B 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, C 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 एंड D 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, इनमें से कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। इसका आंसर आता है A 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के दौरान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और इसी की वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं।
सो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आपको तो पता ही होगा हमारी कंट्री में हर 5 सालों के बाद इलेक्शंस होते हैं एंड इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर, हमारी कैबिनेट वगैरह चुनी जाती है। तो प्राइम मिनिस्टर को चुनने के बाद उनको ओथ या फिर शपथ कौन दिलाता है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी प्रेसिडेंट, सी सुप्रीम कोर्ट जज या फिर डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सो इसका आंसर हो गया बी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को ओथ या फिर शपथ दिलाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो आपको तो पता ही है, आपने घर में भी बहुत बारी सुना होगा कि कोर्ट एंड हॉस्पिटल जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। स्पेसिफिकली हमारे लीगल सिस्टम, हमारे लॉयर्स काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, राइट। तो कोई भी हमारे सोसाइटी का जो पुअर या फिर वीकर सेक्शन होता है वो बहुत ही ईजिली जस्टिस को अवेल नहीं कर पाता। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को जस्टिस की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एक आर्टिकल इंडल्ज किया था, जिस आर्टिकल के तहत ये बोला जाता है कि सोसाइटी के पुअर एंड वीकर सेक्शंस के लिए फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाएगी ताकि उनको जस्टिस मिल सके। तो ये आर्टिकल कौन सा है वो आर्टिकल आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए आर्टिकल 38, बी आर्टिकल 39, सी आर्टिकल 39A एंड डी आर्टिकल 40। तो चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका आंसर आता है सी आर्टिकल 39A। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के तहत ये बोला जाता है कि सोसाइटी के पुअर एंड वीकर सेक्शंस को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उनको फ्री लीगल एड दी जाएगी। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ याद रखना कि अगर किसी भी आर्टिकल के आगे कोई भी कैपिटल लेटर हो, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल ए लिखा गया है, अगर कैपिटल बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड क्या होता है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 39A है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया है? सो इसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के तहत ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ये बोला जाता है कि हर एक स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके स्टेट में रहने वाले सभी सिटीजन्स को जस्टिस प्रोवाइड करे, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे एंड जस्टिस की इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, ठीक है। तो इस आर्टिकल के बारे में याद रखना। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन अगेन बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको हमारी इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होगा। तो इलेक्शन कमीशन को हेड कौन करता है? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर करते हैं। तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी टर्म या फिर टेन्योर कितना होता है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए 3 ईयर्स, बी 4 ईयर्स, सी 5 ईयर्स एंड डी 6 ईयर्स। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, तो आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सो इसका आंसर आता है 6 ईयर्स। बहुत बारी आपको कंफ्यूज हो जाता है कि हर एक जो हमारे जो भी इलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनका टाइम पीरियड 5 सालों का होता है। तो हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टाइम पीरियड भी 5 सालों का हो, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 सालों का होता है, ठीक है। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड करंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको पता होगा हमारी कंट्री में 2019 में ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट हम लेके आए थे। तो इसमें जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उसको अगर मान लीजिएगा अपना ट्रांसजेंडर पर्सन सर्टिफिकेट चाहिए तो वो इनमें से किसको अप्लाई कर सकता है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन है ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सी हाई कोर्ट एंड डी मुंसिफ। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सो इसका आंसर आता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सो अगर मान लीजिएगा कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है और उसको आपका ट्रांसजेंडर पर्सन सर्टिफिकेट चाहिए तो वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से वो ले सकता है, ठीक है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन अगेन इंटरेस्टिंग है। आपको पता होगा हमारी कंट्री में रिसेंटली ही लोकपाल की अपॉइंटमेंट हुई है, राइट। लोकपाल को हम ओम्बुड्समैन भी बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 2019 में हमारी कंट्री में हमारे फर्स्ट लोकपाल को अपॉइंट किया गया था। तो ये फर्स्ट लोकपाल कौन थे वो आपको मुझे बताना है।
आपके लिए ऑप्शन है ए दीपक मिश्रा, बी दिलीप भोसले, सी अजय कुमार त्रिपाठी एंड डी पिनाकी चंद्र घोष। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सो इसका आंसर आता है पिनाकी चंद्र घोष, ये जो डी वाला ऑप्शन है। तो पिनाकी चंद्र घोष हमारे कंट्री के फर्स्ट लोकपाल बन चुके हैं, ये चीज़ पता होनी चाहिए। चलिए अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो हमारा अगला क्वेश्चन है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। इमरजेंसी को हम आपातकालीन प्रोविजंस भी बोलते हैं, ये इमरजेंसी के समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इमरजेंसी प्रोविजंस में नहीं आता है। आपके लिए ऑप्शन से ए आर्टिकल 352, बी आर्टिकल 356, सी आर्टिकल 360, डी आर्टिकल 364। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, आपका समय शुरू होता है अब। टाइम्स अप। तो इसका आंसर आता है डी आर्टिकल 364। बाकी के जो 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, ये सारे के सारे इमरजेंसी प्रोविजंस में आते हैं। देखिए इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि इमरजेंसी प्रोविजन एग्जैक्टली क्या होते हैं। देखिए इमरजेंसी ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर हमारे गवर्नेंस के पीरियड में कुछ ना कुछ सर्टन क्राइसिस आते हैं। ये जो क्राइसिस होते हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखिए आज की डेट में श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है, तो उसको हम फाइनेंशियल इमरजेंसी बोल सकते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बोल सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। या फिर मान लीजिएगा इंडिया का कोई पर्टिकुलर स्टेट है, जैसे कि मेघालय मान लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश मान लीजिएगा, वहाँ पर अगर दंगे या फिर प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया तो उसको हम इंटरनल इमरजेंसी बोलेंगे, ठीक है। सो इस तरीके के कभी कभी क्राइसिस की सिचुएशन बन जाती है जिसको हम इमरजेंसी बोलते हैं। तो हमारी कंट्री में पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए हैं, स्पेसिफिकली आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस रखे गए हैं। और ये जो प्रोविजंस है इसके थ्रू हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये पावर मिलती है कि वो हमारे कंट्री में आने वाली कोई भी अबनॉर्मल सिचुएशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, इफेक्टिवली टैकल कर सकते हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट को ये पावर मिलती है कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके, ठीक है। और ये जो इमरजेंसी प्रोविजंस है उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट या फिर इंडल्ज करने के पीछे यही एक भावना थी कि हमारे कंट्री की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी को हम सेफगार्ड करें, ठीक है। सो स्पेसिफिकली देखिए 3 टाइप की इमरजेंसीज मानी जाती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 के तहत आती है, दूसरी होती है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 356 के तहत आती है, एंड तीसरी एंड लास्ट वाली होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 के तहत आती है, ठीक है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और याद रखना कि हमारी कंट्री में वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बहुत बारी लग चुकी है। मान लीजिएगा अगर कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लग जाती है, एंड सारी जो स्टेट गवर्नेंस है वो प्रेसिडेंट के हाथ में चली जाती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में चली जाती है, ठीक है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है वो लगती ही रहती है, बहुत बारी लग चुकी है, लेकिन हमारी कंट्री में आज तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है, ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो हमारा फाइनल क्वेश्चन है, आपको पता होगा बहुत बारी हमारे जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये ट्रांसफ़र करने का राइट इनमें से कौन से पर्सन के पास होता है वो आपको मुझे बताना है। आपके लिए ऑप्शन से ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। टाइम्स अप। सो इसका आंसर आता है अगेन बी प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के हाथ में ये पावर होती है कि वो किसी भी हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो चलिए अभी अपना स्कोर काउंट कीजिए, कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट आए हैं, और मुझे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। सो
फाइनली ये हमारे इस वीडियो का अंत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ। एंड इसी तरीके के अदर एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।